जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों। टॉपिक का नाम हिंदी में क्या है? 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों। अच्छा, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, तो जल्दी से आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तीनों का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इसके जो पहले और सेकंड जो हम पार्ट पढ़ चुके हैं, पहले पार्ट में हमने देखा था कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश राज, राइट, जहां पर हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो। राइट, उसके बाद जब सेकंड लेक्चर आता है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस हुए थे, उन सब के बारे में हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था। राइट बच्चों, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि भाई इस क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश जो आर्मी थी उस आर्मी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, और दूसरा उस टाइम पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो राजे रजवाड़े थे उस टाइम पर भारत के अंदर, उनके साथ जो पॉलिसीज थी, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम के, जो राजा रजवाड़े थे, उनके साथ जो है कैसा बर्ताव चेंज हुआ कंपनी का, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस इन आर्मी की, कि जो सेना थी उस टाइम की, जो ब्रिटिश सेना थी या फिर जो इंडियन आर्मी थी, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए। राइट बच्चों, अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बन चुकी है, अब ना इंग्लैंड की महारानी आ चुकी है, उनको सिंपल सा पता था कि भाई अब ऐसा कोई रिवोल्ट दोबारा ना हो, ऐसा कोई विद्रोह दोबारा ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारी जो आर्मी है ना, हमें उसे रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी आर्मी को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। जो पहले सिस्टम चलता आ रहा था वो नहीं चलेगा। अब हम आर्मी के अंदर क्या करेंगे, बहुत बड़े चेंजेस करेंगे। राइट, अब जो ब्रिटिश जो सरकार थी वो क्या करती थी, जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो भारतीय सिपाही थे ना, उनको शक की निगाह से देखती थी, क्योंकि डिस्ट्रस्ट के निगाह से देखती थी। इसका मतलब ये होता है कि भैया इनके ऊपर भरोसा नहीं था। उनको ये था कि यार अभी ये कहीं दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना कर दे जो जैसा इन्होंने पहले किया था। और इंडियन आर्मी के अंदर भी जो बंगाल की जो आर्मी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, बैरकपुर से तो हुई थी, और बैरकपुर कहां है, पश्चिम बंगाल में, तो उस टाइम का बंगाल। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका मेन मकसद था कि भाई हमें इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना है अब, और खासकर किसके ऊपर, बंगाल आर्मी के ऊपर। किसके ऊपर? बंगाल आर्मी के ऊपर। इसलिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली इंडियन आर्मी को दो हिस्सों में बांटा, एक मार्शल और एक नॉन मार्शल। राइट, एक लड़ाकू सैनिक और एक गैर लड़ाकू सैनिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए मार्शल सैनिक वो थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में विद्रोह को कुचलने में। ध्यान रखना, लड़ाकू सैनिक, मार्शल सैनिक उन्हें कहा ब्रिटिशर ने जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और नॉन मार्शल रेसेस है ना, गैर लड़ाकू सैनिक कौन कौन से थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सिपाहियों का साथ दिया था, यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, तो यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, दो तरह की कह सकते हो कैटेगरी बांट दी, एक मार्शल और एक नॉन मार्शल। ठीक है बच्चों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन किन ने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े थे। तो अवध हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया। ठीक है, अवध का मतलब क्या है, कई बार बता चुका हूं, लखनऊ। ठीक है, अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत, यहां के जो ब्रिटिश आर्मी के सिपाही थे वो किसके तरफ लड़ रहे थे, वो सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। राइट, अच्छा, ब्रिटिशर्स के अंदर एक ब्रिटिश था जिसका नाम था फ्रेडरिक रॉबर्ट्स। नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक रॉबर्ट्स। कह सकते हो कि इसने सबसे ज्यादा काम किया है ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पुनर्स्थगित करने के लिए, मतलब दोबारा बनाने के लिए। राइट, रीऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है, तो सबसे ज्यादा काम किया भैया फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने। क्लियर है, इन्होंने पुनर्गठित किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी को। तो कई बार अगर नाम पूछ ले तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, आर्मी जो थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, 1857 की क्रांति के बाद दो हिस्सों में बट गई। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, एक कौन सा था, मार्शल रेस, ठीक है, यानी कि लड़ाकू सैनिक, और दूसरे कौन से थे, नॉन मार्शल रेस, यानी कि गैर लड़ाकू सैनिक।
गैर लड़ाकू सैनिक, ठीक है। अच्छा, मार्शल रेस, लड़ाकू सैनिक में क्या थे? सोल्जर्स फ्रॉम कम्युनिटीज, ये कम्युनिटीज से आते थे बेसिकली। और नॉन मार्शल रेस के कौन से थे? ये क्षेत्रों से आते थे सिपाही। अच्छा, मार्शल जो लड़ाकू सैनिक थे उनमें कौन किन किन को माना गया? सिख हो गए, गोरखा हो गए और राजपूत हो गए। सिख, गोरखा और राजपूत, इन सब ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। और खिलाफ कौन लड़ रहे थे? अवध के सिपाही हो गए, बिहार के हो गए, सेंट्रल और साउथ इंडिया हो गया। यहां पर आपको रेड में दिख रहा होगा, ठीक है, रेड फॉन्ट्स में ये वही चीज लिखी हुई है। These soldiers helped the British in suppressing the revolt in 1857। 1857 में विद्रोह को कुचलने में मदद की सिखों ने, गोरखा ने और राजपूतों ने। और अंग्रेजों की मदद किसने की थी? तो अवध, बिहार और सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद सिंपल सी बात, आर्मी को दोबारा पुनर्गठित क्यों किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन क्यों किया जा रहा है? वो स्पेशली इसलिए किया जा रहा है कि भैया जो 1857 में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था वैसा विद्रोह दोबारा कभी भी ना हो सके, इसलिए तो किया जा रहा है। दूसरा, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी जो यूरोपियन सिपाही थे, जितने भी जो यूरोपियन जो थे इंडियन आर्मी के अंदर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर, उनको ऐसी पोजीशन पे रखा, ऐसी रैंक पे रखा कि वो हमेशा क्या रहे? वो हमेशा इंडियन सोल्जर्स के ऊपर क्या रहे? डोमिनेंट रहे, हमेशा अपना दबदबा बना के रहे, है ना। कहीं पर भी इंडियन सिपाही को खड़े ना होने दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। तो ऐसी पोस्टों पर हमेशा कौन हुआ करते थे? यूरोपियंस हुआ करते थे। इवन जो आर्टिलरी होते थे, टैंक होते थे, यानी कि ये आर्मी के अंदर सब डिवीजन होते हैं। आर्टिलरी जहां पर हथियार रखे जाते हैं, जहां पे टैंक होंगे, आर्म्ड कोर्प्स, जहां पर और मॉडर्न हथियार होंगे, वहां पर जो है ना सिर्फ कौन होते थे? यूरोपियंस ही होते थे, जिनके पास चार्ज होता था, उन्हीं के पास चाबियां होती थी, वही सारा रिकॉर्ड रखते थे। इंडियंस को इसका अधिकार नहीं दिया गया। रीजन आपको पता ही लगी गया होगा, क्योंकि उनके मन में डर था कि यार ये दोबारा कोई ऐसा विद्रोह ना कर दें, राइट। अच्छा, इंडियन आर्मी के अंदर व्हाइट डोमिनेशन बनाने के लिए, व्हाइट का मतलब होगा श्वेत, यानी कि गोरों का दबदबा बनाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया? एक अनुपात बना दिया, एक प्रोपोर्शन बना दिया। क्या था कि जो बंगाल की जो आर्मी होगी ना, बंगाल की आर्मी, वहां पे अनुपात होगा 1:2। बंगाल की आर्मी में अनुपात होगा 1:2। इसका मतलब यह है कि 2 भारतीय सिपाहियों के बदले में कौन होगा? 1 ब्रिटिश सिपाही, है ना, समझ गए। यानी कि अगर बंगाल आर्मी के अंदर 300 सिपाही हैं तो 300 में से 100 कौन होंगे? ब्रिटिशर होंगे, और 200 कौन होंगे? 200 होंगे भारतीय। ये तो था बंगाल के लिए। बॉम्बे और मद्रास के लिए रखा गया 2:5। 2:5, यानी कि अगर वहां पर 700 सिपाही हैं बॉम्बे या मद्रास में, तो उसमें से 200 कौन होंगे? ब्रिटिशर होंगे, और 500 कौन होंगे? इंडियंस होंगे। अब यहां पे रेशियो इंडियंस का ज्यादा रखा गया बॉम्बे और मद्रास में। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो बेसिकली कहां से शुरू हुई थी? बंगाल आर्मी से शुरू हुई थी। बॉम्बे और मद्रास जो है ये दोनों बंगाल के कंपैरिजन में काफी शांत थे, इसलिए यहां पर रेशियो कम रखा गया, ठीक है बच्चों। यहां पर आप अच्छे से और समझ सकते हैं, 1859 में जो कमीशन आया था उसी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। क्या दी थी? कि भाई अभी जो है 14% ही हैं यूरोपियंस इंडियन आर्मी के अंदर, इसको 14 की जगह बढ़ा के क्या कर दो? 25%। यानी कि अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर 25% ब्रिटिश सिपाही होंगे और 75% कौन होंगे? भारतीय सिपाही होंगे, राइट। बंगाल के अंदर अनुपात क्या होगा? 1:2, 1 ब्रिटिश सिपाही, 2 भारतीय सिपाही। मद्रास के अंदर अनुपात क्या होगा? 2:5, 2 ब्रिटिश सिपाही, 5 भारतीय सिपाही। सिमिलरली बॉम्बे के अंदर क्या अनुपात होगा? 2:5, 2 ब्रिटिश सिपाही और 5 भारतीय सिपाही, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस रेशियो को ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनमें से किसी को भी ऑफिसर रैंक पे नहीं रखा गया। यह फैसला कर लिया गया था, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि कोई भी जो भारतीय सिपाही होगा उसको सूबेदार से ऊपर नहीं बनाना, सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं बनाना। और यह चलता रहा 1914 तक, 1858 से लेकर 1914 तक भारतीय सिपाहियों को सूबेदार से ऊपर रैंक नहीं दिया गया। 1914 में भी क्यों दिया गया अभी इनको सूबेदार से ऊपर प्रमोट करो? क्योंकि उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अगर आपको याद हो, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला है। वहां पर ब्रिटिशर्स को सिपाहियों की जरूरत थी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार अब हमें जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिपाही चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिर जो है इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको सूबेदार से भी ऊपर प्रमोट करना शुरू कर दिया, ताकि वो नीचे और सिपाहियों की भर्ती कर सके, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, ब्रिटिशर्स जानते थे कि जो भारत का जो समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो क्षेत्र, जाति, धर्म इन सब के आधार पे बटी हुई है, ठीक है। इनका मतलब यह था कि अगर मान लो, मतलब ये सारे जो लोग हैं ना, इंडियन जो कम्युनिटीज हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं,
इनके लिए अगर कोई कॉमन कारण भी होगा ना तो उसके लिए भी आपस में एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे, तब भी आपस में लड़ते रहेंगे। यानी कि इनको यह बात पता थी कि भाई भारतीयों के अंदर एकता की कमी है, इस बात को इनको पता था। यही रीजन था कि इन्होंने अपनी आर्मी को ऐसे पुनर्गठित किया कि मान लो ये एक रेजिमेंट है, ये एक रेजिमेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग कास्ट की रेजिमेंट है। अगर मान लो कि ये जो बी रेजिमेंट है ये ए रेजिमेंट होगी, तो बी रेजिमेंट अगर मान लो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाती भी है तो इन्होंने इस तरह से आर्मी को पुनर्गठित किया था कि ये रेजिमेंट ए को ही यूज करेंगे, किसके खिलाफ? बी के खिलाफ, क्योंकि इनके आपस में बनती नहीं है। समझ रहे हो? तो इन्होंने इस तरह से आर्मी को पुनर्गठित किया, इन्होंने इस तरह से रेजिमेंटें बनाई कि भैया उनके आपस में ना बने चाहे, लेकिन वो सारे कभी भी हमारे खिलाफ इकट्ठा होकर विद्रोह ना कर सके, हम उनको आपस में लड़वा देंगे कभी ऐसा हुआ तो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, है ना, फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया इंडियन आर्मी के अंदर। कैसे? धर्म के कास्ट के आधार पे, तो वही जैसे जो भी अभी मैंने आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, रिवोल्ट को दबा दिया गया, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे सिपाही जो थे उन्होंने मदद की थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें गोरखा थे, सिख थे, राजपूत थे, पठान थे। ठीक है, इनको कहा गया था डिसेंडेंट्स ऑफ मार्शल रेस, यानी कि भैया ये सबसे महान लड़ाकू जो है हमारे क्या हैं? सिपाही हैं। ठीक है, इनके अंदर मिलिट्री स्किल्स कूट कूट के भरा हुआ है, खूब इनकी तारीफ करी। राइट, और 1857 की बात करें तो 1857 के बाद लगभग आधी जो इंडियन आर्मी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसके अंदर कौन थे? सिख सोल्जर आ चुके थे। आधी ब्रिटिश आर्मी के अंदर कौन थे? सिख सोल्जर थे। तो इसलिए इसको कहा गया पंजाबाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि भैया अब इंडियन आर्मी का क्या हो चुका है? पंजाबवाद हो चुका है, क्योंकि आधी आर्मी के अंदर तो सिख ही थे। राइट, क्लियर है? और सिखों ने क्या किया था उस टाइम पे? 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। क्लियर है? उसके बाद जो लोकल जो लोग थे, या फिर हम कहें जो ब्रिटिश जो आर्मी थी, उनको समझाया गया, उनको जो है मोटिवेट किया गया कि भैया आप अपने धर्म की रक्षा करो, ठीक है, आप अपने क्षेत्र की रक्षा करो, आप अपनी कम्युनिटी की रक्षा करो, अपने समाज की रक्षा करो, आप अपनी कास्ट की, आप अपनी जाति की रक्षा करो। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि उनके अंदर, किसी के अंदर भी राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की भावना ना आए। क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की भावना आ गई, ये फिर सारे एकजुट होंगे, फिर सारे क्या करेंगे? लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। तो इन सबको जो है बिजी रखा गया कि आप अपनी जाति, ठीक है, अपने धर्म, अपने क्षेत्र, अपने समाज के बारे में सोचो आप। तो अब इसीलिए क्या हुआ? इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं आई उस टाइम पे। उसके बाद सरकार ने पूरी कोशिश करी, क्या कोशिश की कि भाई जो ब्रिटिश सिपाही है ना, जो हमारे जो सिपाही हैं, इंडियन जो सिपाही हैं जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर है, उनको आइसोलेट रखा जाए, उनको जो है लोगों से दूर रखा जाए। ट्रेनिंग सेंटर दूर दूर बनाए गए। वो इसलिए बनाए गए थे ताकि ये आम पब्लिक से कांटेक्ट ना कर सके कि भैया इंडिया के अंदर आखिर चल क्या रहा है। राइट, अच्छा जी, ये तो भाई मार्शल और नॉन मार्शल लड़ाकू और गैर लड़ाकू ये अब की बात चल रही है, लेकिन जब हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे 1946 में श्री सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जिन्होंने आईएनए की स्थापना की थी, तो वो नहीं मानते थे मार्शल वगैरह के बारे में, ना वो लड़ाकू गैर लड़ाकू या लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने जो है बेसिकली अपनी पूरी एक मॉडर्न आर्मी बनाई थी उस टाइम पे। खैर वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। और उन्हीं की आर्मी के बाद जो है जो ब्रिटिश एम्पायर था वो क्या हुआ था? क्रम्बल हो गया था, यानी कि गिर गया था पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर। खैर इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी तो हम खैर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि भाई ये जो इंडियन आर्मी के जो अपने सोल्जर्स हैं ना, इनको ऐसे रखो जैसे इनको पैसे पे बुलाएगा लड़ने के लिए। पेड मर्सनरी सोल्जर्स हैं ये, इनको सिर्फ किसके लिए बुलाया गया है? पैसा देकर लड़ने के लिए बुलाया गया है। ऐसा बस इनको इतना ही रखो बस, ठीक है। अच्छा, इन तक जो है जो ब्रिटिश अपने जो भारतीय सिपाही थे उन तक अखबार नहीं आने दिया, पत्रिकाएं नहीं आने दी, पंपलेट नहीं पहुंचने दिए, नेशनल पब्लिकेशंस की जो किताबें छपती थी वो नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी? वो बेसिकली इसीलिए जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई ताकि जो है इनको जो है देश दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता चले कि भैया पूरे भारत में चल क्या रहा है। तो इन सबको, इन चीजों से क्या रखा गया? भारतीय सिपाहियों को दूर रखा गया। राइट, उसके बाद जो इंडियन आर्मी थी, ठीक है, इंडियन आर्मी जो है ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेजी सरकार थी, उनका सबसे कीमती हथियार थी इंडियन आर्मी। क्यों? क्योंकि भैया इनके दो ऑब्जेक्टिव थे इंडियन आर्मी के। पहला कि भारत के अंदर अगर कोई भी विद्रोह करता है, कोई भी समाज विद्रोह करता है, तो उसका ध्यान रखना है, उसको कुचलना है। एक तो पहला यह था इंडियन आर्मी का।
दूसरा यह था कि ब्रिटिशर्स के युद्ध चल रहे थे उस टाइम पे एशिया और अफ्रीका के अंदर, एशिया के अलग अलग देशों में और अफ्रीका में अलग अलग जगह इनके क्या चलते थे, युद्ध चलते थे अपने मतलब एरिया पे कब्जा करने के लिए ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको फिर सिपाही चाहिए होते तो फिर कौन जाती थी, इंडियन आर्मी जाती थी और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ती थी अलग अलग देशों में जाके। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि इंडियन आर्मी जो है वो मोस्ट प्रीशियस वेपन था किसका, आपका ब्रिटिशर्स का। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पर यह भी सुनिश्चित किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि भाई जो उनका डिफेंस है, ठीक है, जो उनकी डिफेंस है, जो उनका रक्षा मंत्रालय है, वहां पर कितने परसेंट खर्चा होना चाहिए, हर साल 33% खर्चा होगा। हर साल हम क्या करेंगे, 33%, जितना भी हम इंडिया से पैसा कमाएंगे उसका 33% हम कहां खर्चा करेंगे, डिफेंस के ऊपर। अब एक सोचने वाली बात है, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक हैं, वो अपनी जेब से थोड़ा ना देंगे पैसा। उन्होंने क्या किया, जो इंडियन जो आम जो पब्लिक थी, जो कॉमन लोग थे, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, उससे फिर पैसा और आने लगा, फिर उसका 33% निकाल के कहां यूज करने लगे, डिफेंस पे। यानी कि अपने पैर जमाने के लिए, अच्छे से विद्रोह ना हो, कोई बवाल ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रेशर किस पे डाल दिया, आम आदमी पे डाल दिया, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए। क्लियर है बच्चों। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1879 में आर्म्स एक्ट आया था, शस्त्र अधिनियम आया था, जिसके अंदर यह कहा गया कि भैया जो इंडियंस है ना, इंडियंस को अब हथियार रखने की परमिशन नहीं मिलेगी, यानी कि अब कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्ट पूछ लिया जाता है। तो कब आया था, 1879 में। कब आया था, तो 1879 में आया था। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा टॉपिक, चेंजेस इन आर्मी। आई गेस पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो राजे रजवाड़े थे उनके साथ इनके संबंध कैसे थे, कैसे इन्होंने अपने संबंधों को चेंज किया ब्रिटिश सरकार ने, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ब्रिटिश जो थे ना, वो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद राजा रजवाड़ों के खिलाफ अपनी जो पॉलिसीज थी, अपनी जो नीतियां थी, वो पूरी तरह बदल दी। उन्होंने राजा रजवाड़ों को पूरी परमिशन दे दी कि भैया आप अपने राज्य में आपके जो आंतरिक मामले हैं, जो इंटरनल अफेयर्स है ना, वहां पर आप कैसे भी फैसला करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको पूरी ऑटोनॉमी देते हैं, हम आपको पूरी आजादी देते हैं, हम आपके मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, जिन भी राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी विद्रोह को कुचलने में, उनको बहुत सारे रिवार्ड दिए, बहुत सारे क्या दिए, उनको इनाम दिए। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की थी विद्रोह को कुचलने में। क्लियर है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर ही डिसाइड करते थे कौन गद्दी पे बैठेगा। पहले राजा रजवाड़े क्या थे, कठपुतली थे ब्रिटिशर्स की। लेकिन अब क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स को पूरी आजादी, ब्रिटिशर्स ने राजा रजवाड़ों को पूरी आजादी दे दी कि वो क्या चुन सकते हैं, अपना सक्सेसर चुन सकते हैं कि उनके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिशर्स को यह रियलाइज हो चुका था इस क्रांति के बाद कि कौन हमारे दुश्मन है, कौन हमारे साथी हैं। राइट। जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, इन सब ने क्या किया था, इन सब ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की मदद करने में। ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बात का ध्यान रखवाया सबको कि ठीक है, हम आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन पैरामाउंट पावर किसके पास रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। यानी कि सबसे सुप्रीम कौन रहेगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेगा। ठीक है। आप लोग हमारे अंडर ही काम करेंगे, लेकिन हां इतना है कि जितनी इंटरफेरेंस, जितना कहना हम प्रेशर आप पे पहले डालते थे, अब वो नहीं डालेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपको फैसले करने हैं वो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन आगे चलकर एक वॉइस रॉय आएगा। ठीक है। 1905 के दौरान इसने ये बात क्लियर कर दी थी कि जो भारतीय जो राजकुमार है ना, वो ब्रिटिश क्राउन के एजेंट हैं बस। ठीक है। वो सिर्फ एजेंट है। ये खैर आगे चलकर आएगा, तब तक सिचुएशन भारत के अंदर पूरी कंट्रोल हो चुकी होती है। ठीक है। इन्होंने पूरा एहसास करवा दिया था अपने टाइम पे आके ब्रिटिश जो राजाओं को कि भैया तुम लोग सिर्फ हमारे क्या हो, तुम लोग सिर्फ हमारे एजेंट हो, जो हमारे लिए भारत में क्या कर रहे हो, राज कर रहे हो। क्लियर है। उसके बाद 1858 में महारानी की जो घोषणा थी, जो प्रोक्लेमेशन था, उसके अंदर उन्होंने यह वादा किया था राजाओं को, राजा रजवाड़ों को कि भैया हम आपके अधिकारों के, हम आपके सम्मान का पूरा अधिकार, हम पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, यानी कि जो हड़प नीति था, याद है कि संतान में बेटा होना चाहिए, बेटा नहीं हुआ तो हड़प लेंगे, तो बोले हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी खत्म करते हैं।
ठीक है, हम जितने हमारी पॉलिसीज थी हम उन सबको खत्म करते हैं। आप अपने हिसाब से राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके किसी भी एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे, बशर्ते कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी हमें पता लगा कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, आप हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तब फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, तब हमें मजबूरन आपके एरिया पे कब्जा करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद भाई ब्रिटिशर्स ने जो है लोकल जो राजा रजवाड़े थे उनकी मदद भी की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए राजा रजवाड़ों के एरिया में, ठीक है, रेलवे, पोस्टल सर्विस, अपनी मुद्रा जारी कर दी, टेलीग्राफ लाइन और जो कम्युनिकेशन के जो मोड थे, संचार के जो अधिनियम थे उनको भी लेकर आए, ठीक है, यंत्र जो भी थे। राइट, सिंपल सी बात है कि जब राजाओं ने, राजा रजवाड़ों ने जब ब्रिटिशर्स की मदद की तो बदले में अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये राजाओं की मदद कर रहे हैं ताकि वहां की जनता जो क्या हो सके, खुश हो सके। राइट, उनको क्या मिल सके, उनको सुख सुविधाएं मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, अगर हम उसका कंपैरिजन करें 1857 से पहले और 1857 के बाद, तो 1857 से पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया। 1857 से पहले कौन होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अब कौन है, इंडियन ऑफिस एट लंदन हेडेड बाय सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। राइट, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया होता था जो कि कहां बैठता था, लंदन में बैठता था। 1857 से पहले कौन होता था, गवर्नर जनरल, और अब कौन होता है, वाइसरॉय। तो बेसिकली ये सारे चेंजेस अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था जहां पर हमने आर्मी और राजा रजवाड़ों के बारे में पढ़ा था, आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।